दोस्तों, ये कहानी जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत 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 प्यारी है। प्लीज़ इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुधा का 9वां महीना चल रहा है। घर में सास ससुर देवर और पति सबको बेसब्री से इंतज़ार है। सबको आशा है सुधा इस घर का चिराग लेकर आएगी। सुधा 32 बरस की हो चुकी है। शादी हुए 8 बरस हो गए हैं, पर हर बार कुछ ही दिनों बाद गर्भ खुद ही गिर जाता। बहुत से डॉक्टर, वैद्य, हकीम इत्यादि से इलाज करवाया, तब कहीं जाकर समस्या का निदान हुआ। सास ससुर को बड़ी लालसा है अपना पोता खिलाने की। सुधा के पति रामेश्वर जी भी दिल ही दिल बेटे का इंतजार कर रहे हैं। सुधा को चिंता है तो बस इस बात की कि कहीं कहीं गलती से लड़की पैदा हुई तो घर वाले ना जाने कैसे लेंगे। खैर, जो होगा सो होगा, इसमें सुधा भी क्या कर सकती है। उसे तो अपने गर्भ की ही चिंता सबसे ज़्यादा है। ईश्वर का धन्यवाद यही है कि इस बार गर्भपतन नहीं हुआ। हर एक कदम संभाल के रखती, डॉक्टर की सलाह का अक्षरश पालन करते करते और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए आखिर अब उसे लगने लगा है कि उसकी सूनी गोद भर ही जाएगी। जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आता जा रहा था, परिवार में सबका ध्यान होने वाले बच्चे की तरफ ही था। सास ने आस पास के सारे मंदिरों की चौखट पर माथा रगड़कर कितने ही गड़े ताबीज सुधा को पहना दिए थे। अब तो उन्हें पूरा ही यकीन था कि कुछ ही दिनों में उनका पोता उनकी गोद में खेलने लगेगा। राम राम कहती वो दिन भी आ पहुंचा जब सुधा को प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई। रामेश्वर जी फौरन टैक्सी लेकर सुधा को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए। इधर सास ने ईश्वर के नाम का अखंड पाठ करना शुरू कर दिया। ससुर जी भी उत्सुकता से इंतजार करने लगे और रामेश्वर जी का छोटा भाई दुकान बंद करके सीधा हॉस्पिटल आ पहुंचा। जी, तो ये कहानी है एक साधारण सी लड़की की, वही जो सुधा की कोख की पहली संतान बनेगी। रामेश्वर जी और सुधा एक मध्यवर्गीय परिवार के सदस्य हैं। भरा पूरा परिवार है। घर में पिताजी, माताजी, छोटा भाई और 2 ननदें हैं जो विवाह करके अपने अपने घर बसा चुकी हैं। बस गाहे बेगाहे तीज त्यौहार पर माता पिता से मिलने आ जाती हैं और भाभी को दुनियादारी की कुछ बातें सुना जाती हैं। सुधा एक अनाथ है जिसके रिश्तेदारों ने बमुश्किल उसका विवाह उससे 10 वर्ष बड़े विधुर रामेश्वर जी से करवा कर अपने हाथ झाड़ लिए। सुधा वैसे तो गृह कार्य करने में बहुत कुशल है, पर दान दहेज न मिलने से सास खुश नहीं थी। उस पर सुधा के मां न बन सकने का दुख उन्हें हमेशा सताता रहता। रामेश्वर जी और सोमेश्वर दोनों भाई मिलकर पिता की छोटी सी किराने की दुकान संभालते हैं। रामेश्वर जी सिर्फ 10वीं पास हैं, जबकि सोमेश्वर 12 जमात पास करके घर का सबसे पढ़ा लिखा सदस्य बन चुका है। छोटा शहर है, खुद का मकान है, तो गुजर बसर आराम से हो ही जाता है। चलिए वापस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो सुधा कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती हो चुकी है और प्रसव वेदना चरम पर है। बाहर रामेश्वर जी और सोमेश्वर खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर साहब, कुछ ही घंटों में नर्स ने आकर रामेश्वर जी को खबर सुना दी। मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई हैं। खबर सुनते ही दोनों भाइयों को मानो लकवा मार गया। क्या लड़की पैदा हुई है? दोनों एक साथ ऐसे बोले जैसे लड़की पैदा नहीं हुई, आसमान से बिजली गिरी हो। दोनों भाइयों के चेहरे के उड़े हुए भाव देखकर नर्स की इनाम पाने की लालसा असमय ही दम तोड़ गई। हाँ, लड़की ही जनी है आपकी पत्नी ने। जाइए, जाकर मिल लीजिए। जच्चा बच्चा दोनों ही बाढ़ में आ चुके हैं, कहकर नर्स अपना कसैला मुंह लेकर होंठ बिचकाती हुई उल्टे पांव वापस चली गई। रामेश्वर जी ने एक लंबी सांस भरी। सुन सोमेश, तू जाकर माँ बाबूजी को खबर दे, मैं सुधा को देख कर आता हूँ, कहकर भारी कदमों से रामेश्वर जी वार्ड की तरफ चल दिए। सोमेश भी झुके कंधों के साथ घर की तरफ निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये खबर माँ बाबूजी को कैसे देगा। वार्ड में पहुंचकर रामेश्वर जी ने एक उड़ती सी नज़र नवजात शिशु पर डाली, फिर अपनी पत्नी को देखा जो प्रसव वेदना के साथ थक कर निढाल सी हो रही थी और दबे पांव वापस बाहर निकल कर आ गए। पालने में लेटी अबोध बालिका दीन दुनिया से बेखबर सो रही थी। उसे क्या मालूम उसने आते ही अपने परिवार में कैसी खलबली मचा दी। श्याम वर्ण की
कृसकाया सी वो बालिका अभी ये भी नहीं जान पाई कि कौन उसकी माता है और कौन उसके पिता और कौन उसके सगे संबंधी। उसे तो अभी प्यार, नफरत, घृणा, स्नेह इन सब भावों का कुछ भान ही नहीं था। अभी तो उसने अपनी आंखें खोलकर भी दुनिया को ठीक से देखा ही नहीं था। सुधा उसकी माँ के लिए वो साक्षात देवी का स्वरूप थी, उसकी अनखतक पूजा का एक अनोखा वरदान, उसकी सोनी गोद को हरा भरा करके खिलने वाला एक पुष्प और ना जाने क्या क्या। जब एक माँ किसी अबोध बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है और असहाय पीड़ा उठाकर उसे इस दुनिया में लाती है, तो उसके लिए बालक और बालिका का भेद समाप्त हो जाता है। एक नया रिश्ता जुड़ता है, मातृत्व का, माता और संतान का। उसके हृदय से उसके उद्गार स्नेह की धारा बनकर अपने रक्त को दूध में बदल देते हैं। जब जब वो अपने शिशु को स्तनपान कराती है, साथ साथ एक अटूट बंधन बनाती चली जाती है। पर बाकी का संसार ये सब नहीं देख पाता। उन्हें केवल दिखाई देता है तो केवल बालक या फिर बालिका। बालक यानी कुल का संचार, बालिका यानी खर्चों का आधार। बस इसी संकीर्ण और कुंठित सोच के साथ ही रहता था रामेश्वर जी और उनका परिवार। सोमेश ने जैसे ही घर जाकर बेटी के जन्म की खबर सबसे साझा की, मानो असमय ही काले काले बादल घिराई। उसकी माता जी तो एकदम सकते में आ गई। उन्होंने तुरंत रोते रोते सुधा और अपनी फूटी किस्मत को कोसना प्रारंभ कर दिया। ना जाने किस मनहूस घड़ी में इस करमजली को बहू बनाकर लाए थे। एक तो दान दहेज के नाम पर ठेका दिखा दिया उसके रिश्तेदारों ने, फिर लाखों फूंक दिए इस बाँझ की गोद हरी करने में। और अब जब पैदा करने का नंबर आया तो कुलक्षणी अपनी ही जैसी एक और ले आई हमारी छाती पर मूंग दलने को। जाने किस जन्म की सजा भगवान हमें दे रहा है। वो रोते रोते बड़बड़ाती जा रही थी। उधर सोमेश और उसके पिता मुंह लटका कर बैठे थे, मानो लड्डू की जगह किसी ने ढेर सारी कुनैन की गोलियां उसके मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ दी हो। जब बहुत देर तक माता जी का रोना कोसना बदस्तूर चलता रहा तो उसके पति ने जोर देकर कहा, अब बस भी करो, कोई मर नहीं गया है, शुक्र मनाओ बहू ने बच्ची को जन्म तो दिया है, वरना तो कितने वर्षों से किसी बच्चे की किलकारी सुनने को कान तरस गए थे। और सुनो, रामेश्वर के सामने अपना दुखड़ा लेकर मत बैठ जाना, बेचारा वैसे ही दुखी होगा। तुमको रोते बिलखते देखेगा तो और टूट जाएगा। जग दिखाई के लिए ही सही चुप हो जाओ और बहू के लिए कुछ हरेरा पंजीरी और सोंठ के लड्डू बना दो, उसकी बहाने हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। कहकर वो चुप हो गए। हाँ हाँ, मैं ही खटकती रहती हूँ तुम्हारी महारानी बहू के लिए, ये बनाओ वो बनाओ। 9 महीने से कर रही हूँ सेवा उसकी, और बदले में मिला क्या? लौंडिया, मुँह बिचका कर सुधा की सास बोली। अरे अभी तो मोहल्ले वालों को नहीं पता चलती ही सब मुंह उठाकर चले आएंगे। सुनो, जग हंसाई से बचने के लिए कुछ जेब ढीली करो, सोमू को भेजकर कुछ 2-4 किलो लड्डू मंगवा लो और सब लोग अपनी शकल सूरत ठीक कर लो, वरना लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह परिवार के लोग खुद को हमारी नायिका के स्वागत के लिए तैयार कर रहे थे। शाम होते होते तक पूरे मोहल्ले को खबर हो गई कि सुधा माँ बन गई है और उसने एक कन्या को जन्म दिया है। सब लोग रामेश्वर और पूरे परिवार को बधाई देने आने लगे। लड्डुओं के स्वाद के बीच बीच में आस पड़ोस की महिलाएं बधाई के साथ साथ बहुत सी चाही अनचाही सलाहें भी सरका रही थी। पहला बच्चा है, लक्ष्मी आई है, दान दहेज तैयार करना शुरू कर दो, हवन कब करोगी, नामकरण छठी का क्या विचार है। बहू की और बच्चे की नज़र जरूर उतारते रहना, ऊपरी हवा का साया पड़ जाता है। बहू को अच्छे से खिलाना पिलाना, माँ का खाया पिया ही बच्चे को लगता है। हाय दैया, इतने साल बाद भी लड़की। कुल मिलाकर हर कोई रामेश्वर सोमेश उसके माता पिता को अपने ज्ञान और विवेक से आत्मविभोर कर रहा था, अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा था और बाहर जाकर रस लेकर दूसरों को अंदर के ताज़ा समाचार बता रहा था। जितनी मुँह उतनी बातें। शकल देखी कैसे 12 बजे हुए थे। अरे इतने सालों बाद प्रभु ने सुनी तो सही। शुक्र मनाओ बहू ने बच्ची को जन्म तो दिया, वरना तो बे औलाद ही रह जाता।
अब मालूम होगा आटे दाले का भाव बच्चों को, इत्यादि इत्यादि। खैर साहब, 2 दिन बाद सुधा नवजात को लेकर घर वापस आ गई। सास ने पूरे रस्मों रिवाज से उसका स्वागत तो किया, पर उसमें उत्साह कम और औपचारिकता साफ नजर आ रही थी। सुधा जानती थी वो अपने पति और ससुराल वालों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, पर करती भी तो क्या। बच्ची को देखकर घर वालों का मुंह और ज़्यादा बिसर गया। न ढंग की सूरत, तवेसा गहरा रंग और एकदम मरगिल्ली सी लौंडिया जनी है इसने तो। सास ने जाते जाते धीरे से कह भी दिया, हालांकि इतना धीरा भी नहीं कहा कि सुधा सुन ना सके। 6 दिन बाद एक सादे से समारोह में कुछ खास लोगों की उपस्थिति में छठी भी मना ली गई। दोनों बुआएं भी बुलाई गई और उन्हें भी बच्ची कुछ गले से नीचे नहीं उतरी। पर हमें क्या लेना भैया, जाने उनका काम, कहकर दोनों ने अपनी खुशी का इजहार भी कर दिया। पूरे मोहल्ले में केवल सुधा ही एक ऐसी थी जिसे अपनी बेटी मालती, हाँ बताना तो भूल ही गई, यही नाम रखा गया हमारी नायिका का। वो प्यार से या यूं कहें लगाव था, बाकी सब अपनी अपनी भूमिका बस निभा कर रहे थे। तो ऐसे शुरू हुआ हमारी मालती का जीवन सफ़र। धीरे धीरे मालती बड़ी होना शुरू हो गई। जहाँ वो सुधा की आंख का तारा थी, वहीं बाकी सबकी आंख में पड़ा तिनका समान। शायद मालती को उसकी माँ के बाद अगर कोई थोड़ा चाहता था तो वो उसके दादाजी, पर अपनी पत्नी के सामने उनकी कुछ खास नहीं चलती थी। घर के सिंहासन पर अभी तक सुधा की सास का एक छत्र राज था। सारा घर उन्हीं के इशारों पर चलता है, या यूं कहें उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था उस घर में। कहते हैं साथ रहते रहते इंसान जानवरों से भी लगाव बना ही लेता है, पर शायद सुधा की सास इसका एकमात्र अपवाद थी। उन्हें मालती फूटी आँख न सुहाती, जिस वजह से उन्होंने कभी ना तो उसको अपनी गोद में बिठाया, ना ही कभी सुधा को उसकी परवरिश में कोई मदद की थी। बेचारी सुधा हर वक्त नन्ही मालती को गोद में चिपटाए चुपचाप घर के काम निपटाती रहती। यूँ भी मालती जन्म से ही काफ़ी कमज़ोर थी, इसीलिए कोई ना कोई बीमारी उसको बचपन से ही घेरे रहती। कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, तो कभी उल्टी दस्त। हर बार जब भी मालती बीमार पड़ती, दादी का गुस्सा उसे और उसकी माँ को कोसने से ही कम होता। पर शायद ईश्वर ने उस बालिका को भले ही शारीरिक तौर पर कमज़ोर बनाया हो, पर कहीं ना कहीं जीवित रहने की क्षमता उसमें बहुत बलवती थी। इसीलिए इतनी हारी बीमारी और बुरे बर्ताव के बावजूद मालती बढ़ती ही गई। 2 साल की होते होते सुधा ने एक बार फिर गर्भधारण किया और एक बार फिर रामेश्वर और परिवार की अभिलाषाओं पर तुषारापात हो गया। मालती की छोटी बहन मधु ने जन्म लिया। हालांकि सुधा की सास ने एक बार फिर उसको जी भरकर कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर मधु मालती से कुछ ज़्यादा भाग्यवान थी। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे और रंगत भी दूधिया थी। ना चाहते हुए भी पूरे परिवार की लाडली अब मधु थी, या यूँ कहें जो प्रेम मालती को ना मिल सका वो मधु के हिस्से आ गया। ईश्वर की कृपा से मधु बहुत हिष्ट पुष्ट भी थी। शीघ्र ही मधु पूरे परिवार की चहेती बन गई। समय पंख लगाकर आगे बढ़ रहा था। मालती अब 4 वर्ष की हो गई थी। उसमें समय के साथ साथ समझ भी आती जा रही थी। एक बात अच्छी थी, दोनों बहनों में एक दूसरे को खूब चाहती थी। मालती अपने साथ होते व्यवहार के बावजूद अपनी प्यारी बहन मधु को जी भर कर प्यार करती थी। जहाँ मालती सीधी साधी, मृदुभाषी, सौम्य मितभाषी और काफ़ी संजीदा थी, वहीं मधु उसके ठीक विपरीत शरारती, उद्दंड और बहुत चंचल थी। अब मालती पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। वैसे तो बहुत मेधावी तो नहीं थी, पर बहुत लगन से हर कार्य को मन लगाकर करती थी, जिस वजह से शीघ्र ही वो अपनी अध्यापिकाओं की चहेती बन गई। घर पर भी वो सुधा के साथ उसके हर काम में मदद करने की कोशिश करती। खासकर अपनी छोटी बहन मधु का खूब ख्याल रखा करती। समय निर्बाध गति से बढ़ता जा रहा था और मालती का जीवन भी धीरे धीरे उसने उम्र के 10वें वर्ष में कदम रखा। और तब उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसके जीवन की धारा ही बदल गई। सुधा एक बार फिर से गर्भवती हो गई। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी।
दरअसल वो तकरीबन हर वर्ष ही गर्भधारण कर लेती थी, पर मधु के बाद उसकी शारीरिक कमजोरी इस कदर बढ़ गई थी कि गर्भधारण के कुछ समय बाद ही गर्भ ठहर नहीं पाता था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने सुधा और रामेश्वर दोनों को कई बार ये चेतावनी भी दी कि सुधा का स्वास्थ्य उसके गर्भधारण के उपयुक्त नहीं है और गर्भधारण करने पर उसे तथा होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। पर सुधा की सास को समझा पाना शायद किसी के भी बस में नहीं था। उन्हें हर वक्त अपने वंश की चिंता खाई जाती थी। उनके रात दिन के तानों से बचने के लिए सुधा हर बार मन मार कर तैयार हो जाती, इस उम्मीद से कि शायद बेटा होने पर उसकी सास का मन पसीज जाए और मालती के प्रति उनका व्यवहार सुधर जाए। ईश्वर भी शायद सुधा और मालती की प्रतिदिन तिरस्कार से द्रवित हो चुके थे। इसीलिए एक बार फिर सुधा गर्भधारण कर चुकी है और हर बार की तरह उसके परिवार का हर सदस्य इस इंतजार में था कि इस बार तो बेटा ही जन्मेगा। नन्ही मालती के ऊपर माँ के गर्भधारण की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। स्कूल जाना, मधु को तैयार करना, उसे साथ लेकर जाना और वापस आकर माँ का हाथ बटाना उसकी रोज़ की दिनचर्या हो गई थी। 6ठी क्लास में पढ़ती मालती को अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में शायद घर में सबसे ज़्यादा चिंता थी। उसकी दादी, जो हर समय पोता पोता की रट लगाए रहती थी, इस समय भी सुधा की ज़्यादा मदद करने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने साफ तौर पर सुधा को पूरा आराम करने की सलाह दी थी, पर उनका मानना था कि जितना शरीर चलेगा जच्चा उतनी ही मजबूत रहेगी। आखिर एक बार फिर परिवार की आशाओं और सुधा की दृढ़ संकल्प शक्ति की वजह से प्रसव अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। सुधा के शरीर में खून की कमी परिलक्षित हो रही थी। वहीं डॉक्टर के मुताबिक उसे आयरन की कमी भी थी और साथ ही वो एनीमिक भी हो रही थी। रोज़ ढेर सारी दवाएं और मल्टीविटामिन इत्यादि भी सुधा को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे थे। प्रसव अब 9वें महीने में था और डॉक्टर के मुताबिक कभी भी उसे प्रसव वेदना हो सकती थी। सुधा को पूरी तरह बिस्तर पर आराम करने की सख्त हिदायत की वजह से ना चाहते हुए भी उसकी सास को गृह कार्य संभालना पड़ रहा था, जिस वजह से बेचारी मालती को वक्त बेवक्त अपनी दादी की डांट फटकार सुननी पड़ती थी। और फिर आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब प्रसव वेदना प्रारंभ हो गई। रात के दूसरे पहर जब दर्द सहन शक्ति पार करने लगा तो रामेश्वर और सोमेश सुधा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे। सुधा को असहाय पीड़ा हो रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे तुरंत इमरजेंसी में दाखिल किया गया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहिबा बदहवास सी इमरजेंसी से बाहर आई और रामेश्वर को लताड़ते हुए बोली, आप अब तक किसका इंतज़ार कर रहे थे? मरीज की हालत नाजुक है, बच्चा बच्चेदानी के अंदर घूम गया है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। सुधा का शरीर बहुत कमज़ोर है, मैंने आपको पहले ही कहा था, पर आप लोग मानते कहाँ हो। अब जल्दी से 2 यूनिट खून डोनेट कीजिए। ऑपरेशन के दौरान खून की ज़रूरत पड़ सकती है और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि माँ और बच्चे को कुछ ना हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह 4 बजे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल कर आई। उनके चेहरे पर छाई उदासी की रेखाएं देखकर रामेश्वर का दिल किसी अनहोनी से कांप उठा। उसने बहुत हिम्मत करके पूछ ही लिया, डॉक्टर साहिबा सब अच्छा है ना? जवाब में डॉक्टर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, रामेश्वर जी, हमने अपनी पूरी तरफ से बहुत कोशिश की, पर अफसोस हम सिर्फ बच्चे को ही बचा पाए, सुधा को नहीं। पहली बार रामेश्वर सुनकर भी समझ नहीं पाया। उसने फिर कहा, सुधा ठीक है ना? डॉक्टर ने सर हिला दिया और उसे जड़वत देखकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। शायद पहली बार रामेश्वर को सुधा पर जाने अनजाने किए गए अपने गलत व्यवहार का आभास हुआ और पहली बार उसे समझ आया कि वो सुधा से कितना प्यार करता था। पर सुधा उसकी सब बातों से बेखबर उसे छोड़कर जा चुकी थी, दूर, बहुत दूर। पर जाते जाते भी उसे एक अनमोल तोहफा देकर गई थी। हाँ, सुधा ने आखिरकार रामेश्वर को उसके घर का चिराग दे दिया था। भले ही उसके लिए खुद उसकी जीवन की ज्योति बुझ गई। रामेश्वर वहीं ज़मीन पर धम्म से बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रामेश्वर के घर का माहौल अजब सा था। एक तरफ सुधा की लाश थी तो दूसरी तरफ एक अबोध बालक
उनके घर का चिराग। किसी को समझ नहीं आ रहा था खुशी मनाए या गम। सुधा की मृदु स्वभाव की वजह से वो आसपास मोहल्ले में काफ़ी लोकप्रिय थी। ये बात अलग थी कि उसकी सास के कर्कश स्वभाव की वजह से आसपास की महिलाएं कम ही उसके घर आया जाया करती थी, पर फिर भी मिलनसार, सीधी और बारीक की मृदु सुधा को सभी पसंद करते थे। यही वजह थी जिसने भी उसके देहांत की खबर सुनी वो बेसाग थी उसके घर की ओर निकल पड़ा। देखती ही देखते आसपास की सभी महिलाएं और अधिकांश पुरुष रामेश्वर के घर पर एकत्र हो चले थे। सभी के मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, अब इस नवजात शिशु को कौन संभालेगा। सबकी सहानुभूति सुधा की इस आखिरी निशानी के साथ बनी हुई थी। महिलाएं आपस में खुसर फुसर करके अलग अलग कयास लगा रही थी। क्या होगा, कैसे होगा। सब अपनी अपनी अटकलें और धीमी जुबान में तरह तरह के सवाल भी दे रही थी। इन सब से दूर मालती और मधु अपने नवजात भाई के पास दबी सहमी सी सुबक रही थी। उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं था। बेचारी मालती बड़ी बहन होने के साथ साथ माँ का कर्तव्य भी निभाने को बाध्य थी। घर के सभी लोगों का ध्यान इस समय जल्द से जल्द सुधा के शव को उसकी गति देने में लगा था। सारा पुरुष वर्ग पूरी तन्मयता से सुधा के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने की प्रक्रिया में जुट गया था। सुधा के माँ की खबर भेज दी गई थी, परंतु वहाँ से किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। रामेश्वर को तो मानो सुधी ही बिसर गई थी। रह रह कर वो बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देता। ऐसे में सोमेश ने सारे कार्यक्रम की बागडोर संभाल रखी थी। शाम होते होते सुधा का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से संपन्न कर दिया गया और सारे पड़ोसी अपने घर की ओर चले गए। इस बीच सुधा की एक मित्र ने 3 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए उठा ली, क्योंकि सुधा की सास तो जग जाहिर करके बहू के शोक में इतनी दुखी थी कि उन्हें तो अपनी भी खबर नहीं थी। जब शाम गहराने लगी तो वो भी दोनों बच्चियों और सुधा की सास से विदा लेकर अपने घर चली गई। सुधा के जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि नवजात शिशु को कौन संभालेगा। बच्चे की दादी को पोता होने की तो बहुत खुशी थी, पर एक अबोध बालक को संभालने की जिम्मेदारी उठाने को वो तैयार न थी। आखिरकार सबकी सहमति से और घर की खुशी के लिए मालती को ही अपने छोटे भाई की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया और उसके लिए उसे अपनी पढ़ाई का बलिदान भी देना पड़ा। इस तरह से हमारी बेचारी नायिका की कमज़ोर कंधों पर न केवल अपने नवजात भाई की जिम्मेदारी थोप दी गई, बल्कि साथ साथ उसके जीवन में शिक्षा का प्रकाश भी रोक दिया गया। यूँ तो गायत्री देवी सुधा की सास ने कह दिया कि मालती तो सिर्फ उनकी मदद करेगी, बच्चे की देखभाल तो वो ही करने वाली हैं। पर परिवार का हर सदस्य जानता था कि सुधा के जाने का सबसे बड़ा बोझ अब मालती को ही सहना है। 10 वर्ष की कच्ची उम्र में ही मालती ने मानो पूरी गृहस्थी का भार उठाना सीख लिया। धीरे धीरे दोनों भाई बहन की पूरी जिम्मेदारी और रसोई के काम का बोझ मालती के नाजुक कंधों पर आ पड़ा, जिसने उसको कच्ची उम्र में ही परिपक्व बना दिया। पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक छोटे सपने देखने वाली बच्ची जिंदा थी, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ उसी असमय ही वयस्क बना रखा था। वो एक छोटी बच्ची के शरीर में एक वयस्क बनती जा रही थी। पढ़ाई के प्रति अपने लगाव की वजह से वो समय निकाल कर अपने दोनों भाई बहन की मदद भी करती और इस तरह खुद को भी शिक्षित करती। रामेश्वर ने घर वालों के जोर देने के बावजूद दूसरे विवाह से साफ इनकार कर दिया। इस बीच सोमेश का विवाह भी हो गया और घर में एक और महिला का प्रवेश भी हो गया, परंतु मालती की जिम्मेदारियां बदस्तूर जारी रही। समय अपनी गति से चलता जा रहा था। तीनों बच्चे एक दूसरे के सहारे बड़े होते जा रहे थे। मधु अब 10वीं कक्षा में आ चुकी थी। साथ ही मालती ने भी प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में 10वीं का फॉर्म भर दिया था। ये मालती की लगन का ही नतीजा था कि वो दोनों भाई बहन का ख्याल रखती, घर के काम भी करती और साथ साथ अपनी और दोनों भाई बहन की पढ़ाई पर भी ध्यान देती। मालती का सांवला गहरा रंग और उसके साधारण नयन नक्श से ज़्यादा उसके गुणों की चर्चा होती। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ करने से ना चूकता। गृह कार्य में निपुण,
मृदुभाषी और सहृदय मालती को सभी लोग बहुत पसंद करते। अब तो मालती 18 वर्षीय नौयौवना हो गई थी, परंतु चेहरे और हाव भाव से वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा वयस्क दिखाई देती, जैसा हर घर में होता है। 18 की उम्र पार करते ही घर वालों की लड़की की शादी की फिक्र होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ रामेश्वर के मन में भी चलना शुरू हो गया, परंतु बाकी सभी घर वाले इस बारे में थोड़ा अलग ख्याल रखते थे। भला कोई ऐसी लड़की को शादी क्यों जल्दी करवाना चाहेगा जिसके बलबूते पर पूरा घर संभला हो। बहरहाल सभी ने अपनी अपनी दलील देनी शुरू कर दी। अभी तो उम्र कच्ची है, अभी से गृहस्थी का बोझ क्यों डाला जाए बेचारी पर। अभी तो 10वीं पास किया है, आगे थोड़ा पढ़ लेने दो। भाई बहन का तो देखो, दोनों को मालती का ही तो सहारा है, इत्यादि इत्यादि। पर रामेश्वर ने किसी की बातों पर कान नहीं रखा। उसे समझ आ रहा था कि जितनी जल्दी मालती इस घर से विदा होगी, उतना जल्दी ही उसके बरसों के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए सबके विरोध के बावजूद रामेश्वर ने मालती के लिए जोर शोर से लड़का तलाशना शुरू कर दिया। शीघ्र ही रामेश्वर की तलाश पूरी होने लगी। आसपास से कुछ रिश्ते मालती के लिए आने शुरू हो गए, पर हायरी विडम्बना, जो भी रिश्ता मालती के गुण सुनकर आता वो उसके साधारण रूप और दबे रंग को देखकर लौट जाता। सबको गोरी चिट्टी सुंदर वधू या पुत्र वधू ही चाहिए थी। सबको शारीरिक सुंदरता से ही मतलब था। कोई भी उसके आंतरिक गुणों के लिए उसे अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में अगर कोई परिवार राजी भी होता तो उन्हें दहेज के रूप में मोटी रकम या फिर बहुत सारी फरमाइशें पूरी चाहिए होती थी, जो कहीं ना कहीं रामेश्वर के परिवार के बूते से बाहर थी। कुछ रिश्ते आए भी जो उम्र में मालती से बहुत बड़े थे, या फिर कोई विधुर था या तलाकशुदा, जिनसे अपनी कमसिन और भोली बेटी का रिश्ता जोड़ना रामेश्वर को मंजूर नहीं था। कुछ ने तो हद ही कर दी, मालती की जगह मधु का हाथ मांग लिया। ये सुनकर तो रामेश्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यूं ही कहते कहते 2 बरस और निकल गए। रामेश्वर की चिंताएं और मालती की उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही थी। सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि खुद परिवार के लोग बजाय मालती का मनोबल बढ़ाने की उसको ही दोष देने लगे, खासकर रामेश्वर की माता जी। उन्हें तो एक और मौका मिल गया मालती और सुधा को कोसने का। गायत्री देवी अब दिन रात मालती को मनहूस, अभागी और न जाने किन किन अलंकारों से सम्मानित करने लगी। हर रिश्ते के लौटने का पूरा ठिकारा बेचारी मालती के सर फोड़ दिया जाता, मानो वो जानबूझकर रिश्ता ठुकरा रही हो। जब करीब 10 से ज़्यादा रिश्ते मालती को अस्वीकार करके चले गए तो गायत्री देवी को मालती का रिश्ता पक्का करने के लिए एक उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत फुरत पूरे परिवार को अपना ये उपाय बताया। हालांकि सभी को इस उपाय से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर गायत्री देवी ने साम दाम दंड भेद लगाकर आखिर सबको अपनी योजना को स्वीकार करवा ही लिया। कुछ दिनों के बाद एक अच्छा रिश्ता मालती के लिए लखनऊ से आया। लड़का अच्छी सरकारी नौकरी में कार्यरत था। परिवार भी बहुत छोटा और बहुत शालीन था। रामेश्वर और सोमेश जाकर लड़के और परिवार से मिलाए और उनको रिश्ता बहुत पसंद आया। सबसे अच्छी बात थी कि दान दहेज की भी बहुत ज़्यादा मांग नहीं थी। रमेश यानी लड़के के पिता स्वयं सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और रमेश से 1 साल छोटी उसकी बहन का विवाह भी कुछ समय पहले ही हो चुका था। रमेश की माता जी बहुत धार्मिक विचारों वाली महिला थी और उन्हें अपने सुपुत्र के लिए सीधी सादी सुंदर सुघड़ घरेलू लड़की ही चाहिए थी, जो गृह कार्य करने में दक्ष हो और जो आकर घर गृहस्थी का भार संभाले, ताकि वो अपना समय भगवान भक्ति में गुजर कर सकें, अपना इहलोक और परलोक संवार सकें। रमेश भी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं था। उसे भी अपने माता पिता की तरह ही सीधी सादी लड़की को जीवन संगिनी बनाने का विचार था। तय हुआ कि कुछ ही दिनों में लड़के वाले लड़की को देखकर रिश्ता पक्का कर देंगे। रामेश्वर के मन में बस यही खटका था कि कहीं मालती का रंग और रूप इस रिश्ते के आड़े ना आ जाए, पर फिर भी वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी आशान्वित था।
घर आकर उसने सारी बातें घर के सदस्यों को बताई और साथ ही ये भी कि वो चाहता है कि मालती का रिश्ता रमेश के साथ पक्का हो जाए। जन्म पत्रिका के हिसाब से भी वर वधू के 36 गुण मिल चुके थे। अब तो उसे पूरा यकीन था मालती का रिश्ता इसी घर में हो जाएगा। इधर गायत्री देवी भी इस रिश्ते को पक्का करने का इरादा मजबूत कर चुकी थी। वो चाहती थी जैसे भी हो मालती शादी होकर इस घर से जाए तो शायद उनके भी दिन फिरे। इस बार उन्होंने मन में ठान रखी थी कुछ भी हो जाए मालती के रंग रूप की वजह से ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। बेचारी मालती, उसकी पसंद नापसंद का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं था। वो तो मानो खूंटे से बंधी बछिया थी जिसकी रस्सी जिस किसी को सौंप दी जाए वही उसका मालिक हो जाता है। किसी ने उससे पूछना भी उचित नहीं समझा कि क्या उसे ये रिश्ता पसंद भी है या नहीं। यहाँ तक कि उसकी दादी ने सख्त हिदायत कर दी उसको इस मामले में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इतने घरों के रिश्ते उसे ठुकरा कर चले गए हैं और कब तक वो यहाँ पड़ी रहेगी। अब जिस भी लड़की से उसका रिश्ता होगा उसे चुपचाप मंडप में बैठ जाना होगा। 21 वर्षीय मालती के दिल में शायद शादी विवाह को लेकर कोई सपना बचा ही नहीं था। उसे तो हरदम यही खौफ सताता रहता अगर कोई लड़का उसे नापसंद करके चला गया तो ना जाने कितने दिनों तक दादी के ताने उलाहने और सारे परिवार का तिरस्कार उसे सहन करना पड़ेगा। अब तो वो दिन रात बस यही मनाती कि जैसे भी हो उसका विवाह हो ही जाए तो शायद सबको सुकून मिले। इसीलिए चुपचाप सर झुकाकर सबकी बात सुनती और जैसा उसे करने को कहा जाता मान लेती। अगले ही हफ्ते रमेश के घर से इत्तला आ गई कि वो लोग लड़की को देखने आ रहे हैं। ये खबर सुनकर गायत्री देवी ने पूरे परिवार को एकत्र किया और अपनी योजना सबको विस्तार से समझा दिया। योजना सुनते ही रामेश्वर भड़क गया पर गायत्री देवी ने उसको समझा बुझाकर रोकर मालती और सुधा का वास्ता देकर ये कहते हुए मना ही लिया कि अरे एक बार फेरे हो गए और लड़की उनके घर चली गई फिर सब उसे स्वीकार कर ही लेंगे। फिर मालती घर के काम में इतनी कुशल है वो जल्दी ही सबका मन मोह लेगी। वैसे भी रामेश्वर भी चाहता था कि अब कैसे भी मालती का रिश्ता हो ही जाए। इसीलिए उसने भी अनमने से मन में हाँ कर दी थी। बेचारी मालती, वो तो सख्ती में ही आ गई सुनकर, पर उसे पता था आज उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए वो सर झुकाए सबकी हाँ में हाँ मिलाती चली गई। आखिर लड़के वाले नियत दिन रामेश्वर के द्वारे पर आ ही पहुँचे। रमेश के पिता और माता जी लड़की को देखने आए थे। रामेश्वर का पूरा परिवार जोर शोर से उनके स्वागत में जुट गया। घर में तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए गए थे। बाजार से कई तरह की मिठाई लाई गई थी। बार बार मनुहार करके व्यंजन परोसे जा रहे थे। गायत्री देवी हर पकवान परोसते हुए मालती की पाक कला की भूरी भूरी तारीफ करने से नहीं चूक रही थी। साथ ही उनकी बुनाई कढ़ाई और उसके मधुर स्वभाव की बात करने से नहीं चूक रही थी। पूछे जाने पर कि जिसको देखने आए हैं वो कहाँ है, गायत्री देवी बोली बड़ी मुश्किल से राजी करके तैयार होने भेजा है, वरना उसको तो सादा रहना ही पसंद है। अब तो शाम होने लगी थी और मेहमानों की खूब खातिरदारी भी हो चुकी थी। रमेश की माता जी ने एक और बार संकोच के साथ गायत्री देवी से पूछा, आप अपनी पोती को बुलवाइए, अब तो हमारे जाने का समय हो चला है। गायत्री देवी ने तुरंत सोमेश को इशारा किया, बेटा जाओ, देखो मालती अब तक क्यों नहीं आई। कुछ ही देर में सुंदर साड़ी में लिपटी मालती को लेकर सोमेश वापस आ गया। मालती ने साड़ी के पल्लू से सर ढक रखा था और उसका आधा चेहरा घूंघट के पीछे छिपा था। मालती ने आते ही रमेश की माताजी और पिताजी के पैर छुए और अपनी दादी के पास आकर बैठ गई। घूंघट की आड़ से भी उसका चेहरा दमक रहा था और उसका रूप निखर रहा था। अचानक घर की बत्ती गुल हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तुरंत लैंप का इंतजाम किया गया। रमेश की माँ के अनुरोध पर मालती ने थोड़ा घूंघट और ऊपर उठाया। रमेश, जो पहले ही मालती के हाथों से बने स्वादिष्ट पकवान खाकर तृप्त हो चुका था, मालती के रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी माताजी की तरफ देखकर स्वीकृति में सर हिला दिया और उसकी माताजी ने आगे बढ़कर मालती के सिर पर
हाथ रखकर रिश्ते को मंजूरी भी दे दी। फिर एक सादे समारोह में दोनों पक्षों द्वारा वर वधू के रोके की रस्म भी पूरी कर दी गई। इस तरह आखिरकार हमारी नायिका के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। जाने से पूर्व दोनों पक्षों की सहमति से सगाई और शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। तय हुआ कि शीघ्र ही शादी करवा दी जाए ताकि मालती अपना घर संभाल सके। शादी के लिए सर्वसम्मति से 1 महीने बाद की तिथि घोषित कर दी गई। जैसा कि पहले ही तय हो चुका था, रमेश के परिवार की तरफ से किसी भी तरह की शर्त या मांग नहीं रखी गई। रमेश के माता पिता दोनों ही दहेज लेने देने के विरोध में थे। ये सब बातें तय करके रमेश और उसके माता पिता वापस लौट गए। उनके जाने के बाद गायत्री देवी विजयी मुस्कान बिखेरती हुई अपनी सूझबूझ को दाद देती नहीं आगा रही थी। आखिर ये उन्हीं की सोच का नतीजा था कि बदनसीब मालती का रिश्ता तय हो ही गया। शीघ्र ही वो दिन भी आ गया जब रामेश्वर के द्वार पर गाजे बाजे के साथ मालती की बारात आ पहुंची। शादी के दौरान मालती लंबा घूंघट निकालकर सारी रस्में पूरी करती चली गई और अगली सुबह रमेश अपनी दुल्हन को लेकर मुस्कुराता हुआ लखनऊ की तरफ चल दिया। शाम तक बारात वापस लखनऊ पहुंच गई, जहां पूरा परिवार घर की नई बहू का स्वागत करने में जुट गया। आस पड़ोस की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। देर रात तक नई बहू के स्वागत में कार्यक्रम चलते रहे और फिर मालती को उनके शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। उनकी सुहाग से सजी हुई थी, जिस पर बिठाकर रमेश की भाभियां उसके साथ हंसी ठिठोली करने लगी। रात करीब 12 बजे रमेश मुश्किल से अपने दोस्तों से छोड़कर अपने कक्ष के द्वार पर आ पहुंचा, जहां उसकी बहन अपनी सहेलियों के साथ द्वार रोके खड़ी थी। बहुत मनुहार के बाद और जेब खाली करवा कर ही सबने उसे अंदर आने का रास्ता दिया, जहां मालती सुहाग सेज पर सिमटी सुखचाई सी बैठी थी। रमेश ने सबसे पहले शयन कक्ष का दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से मालती की ओर कदम बढ़ाया। मालती का हृदय बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, फिर भी उसने आगे बढ़कर रमेश की चरण धूली अपने माथे पर लगाई और फिर सेज के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। रमेश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, सुनो, अब तो अपना घूंघट उठा दो, हमको अपने चांद को देखना है। मालती ने धीरे से अपना सर हिला दिया। अच्छा, तो मुझे ही तुम्हारा घूंघट हटाना पड़ेगा, रमेश ने आगे बढ़ते हुए कहा। मालती कुछ नहीं बोली, उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। रमेश ने पलंग के किनारे बैठते हुए हौले से मालती का घूंघट पलट दिया। मालती का चेहरा देखते ही उसके चेहरे के कोमल भाव अचानक कठोर हो गए। कौन हो तुम? उसने गुस्से से पूछा। जी मैं मालती, आपकी पत्नी, मालती लड़खड़ाती जुबान में बोली। नहीं, वो गुस्से से तमतमा के बोला। तुम वो नहीं हो जिसको मैंने पसंद किया था। बोलो, कौन हो तुम? जी मैं सच कह रही हूँ, मैं मालती ही हूँ, मालती बोली। इसका मतलब तुम्हारे घर वालों ने मुझसे धोखा किया है, मुझे किसी और लड़की को दिखाकर तुम्हें मेरे मत्थे मढ़ दिया है। ये सरासर धोखा है मेरे साथ। मैं कभी तुमको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा। इतना कहकर रमेश पैर पटकता हुआ दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया और मालती उसके पीछे धम्म से फर्श पर जड़वत बैठ गई। जिसका उससे डर था, आखिर वही हुआ। मालती रमेश को जाते देखती रहेगी। वो जानती थी उसने और उसके परिवार ने रमेश को छला है, पर काश वो सुन लेता कि इस प्रपंच में बेचारी मालती तो मात्र एक कठपुतली थी, जिसे उसके परिवार ने जब जैसे चाहा वैसे नचाया। काश वो कह पाती कि वो नहीं चाहती थी कि उसका विवाह इस तरह धोखा देकर किया जाए, पर वो ये भी समझती थी कि यहाँ कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। यकीन करना तो दूर, कोई उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करेगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे तो बस रह रह कर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहकर उसके चेहरे से होकर उसके चमकीले ब्लाउज को भिगो रही थी। रमेश को गुस्से में देखकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि शायद अगली सुबह उसे इस घर से धक्का मार कर निकाल दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगी वो, कहाँ जाएगी? पिता के घर के दरवाजे भी दादी तकरीबन बंद ही कर चुकी थी। उसे याद आया चलते चलते जो दादी ने उसके कान में कहा था, वो शब्द अभी भी पिघले शीशे की तरह उसके कानों में बह रहे थे। दादी ने कहा था, देखो,
अब वही घर तेरा है। हमने बहुत साल तुझे पाल लिया, बड़ी मुश्किल से जुगत लगाकर तेरा ब्याह कर रहे हैं। डोली में जा रही है, ध्यान रहे। जीते जी वो चौखट मत लांघियो। जैसे भी हो मिन्नत समाज करके मना लीजो अपने घर वाले और उसके घर वालों को। और खबरदार, जो हम पे कोई लांछन लेकर वापस लौटी, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। समझी कमर करमजली। यही सब सोचते सोचते कमरे के उसी कोने में पड़ी मालती कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे पर होती ठप ठप की आवाज़ ने उसे अगली सुबह जगाया। रमेश रात का गया वापस नहीं आया था। मालती ने जल्दी से उठकर अपने कपड़े व्यवस्थित किए और फिर घूंघट काट कर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। देखा सामने उसकी ननद चाय की ट्रे लेकर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मालती को देखते ही वो शरारत भरी आवाज़ में बोली, और भाभी, रात में सोई भी या भैया के साथ रत जगा ही किया? अच्छा, भैया को उठा दो और चाय पी लो, फिर रात तरोताज़ा होकर तैयार हो जाना और दोनों लोग नीचे आ जाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। अचानक उसकी नज़र पलंग पर पड़ी और वो बात कहते कहते रुक गई। उसकी पारखी नज़र झट ताड़ गई कि रात कोई बिस्तर पर सोया ही नहीं था। साथ ही अपने भाई को वहाँ ना पाकर वो चौंक गई। बोली, भैया कहाँ गए? रात में आए तो थे, फिर क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ भाभी। मालती समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दी। वो बस दरवाजे के पास नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। उसकी चुप्पी देखकर ननद चाय की ट्रे रख कर उसके पास आई और उसकी दोनों बाजू पकड़कर फिर बोली, बोलो भाभी, क्या हुआ कल रात? मुझे बताओ। भैया ने कोई गलत बात की? आपका झगड़ा हुआ क्या? आप चिंता मत करो, अगर कुछ भी गलत कहा या किया हो तो मैं बाबूजी को बता दूंगी। उसने फिर प्यार से पूछा। मालती क्या बताती? बस प्रेम के इस अधिकार भरे सुर को सुनकर उसकी आंसू धारा बह निकली और एक बार फिर वो जार जार रोने लगी। मालती को यूं रोता देख उसकी ननद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे आभास हो चला था कुछ तो बहुत गड़बड़ है। हैरानी ये भी थी कि ऐसा क्या हुआ कि उसका सीधा समझदार भाई अपनी नवब्याहता को शादी की पहली रात यूं छोड़कर चला गया, और वो भी बिना कुछ किसी को बताए। उसने चाय की ट्रे रखी और मालती को ये कहकर चली गई, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप चाय पीकर फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर उसने कमरे से जाते हुए कमरे का किवाड़ उठगा दिया। थोड़ी देर में मालती संयत हो उठी और जाकर खुद को तरोताज़ा करते हुए भाग्य के इस नए खेल का सामना करने के लिए तैयार होने लगी। इधर ननद ने जाकर वहाँ का सब हाल अपनी माता जी यानी मालती की सास को बताया। सब बात सुनकर रमा जी ने अपने पति को सब हालात से अवगत करवाया। दोनों ही पति पत्नी रमेश के अचानक किए व्यवहार से काफ़ी दुखी और चिंतित हो उठे। दीनानाथ जी, रमेश के पिता को अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था, फिर भी शादी के पहले ही दिन इस प्रकार बहू को अकेला छोड़कर उसके चले जाने से वो काफ़ी नाराज़ और परेशान थे। काफ़ी सोच विचार के बाद सभी मेहमानों को रमेश के कार्यालय में अचानक आए काम का वास्ता देकर सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए और रमा, दीनानाथ जी और रमेश की बहन ने मालती को उसके कमरे में ही मिलने के विचार से रमेश के कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचते ही मालती ने आदर से अपने सास ससुर के पांव छुए और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। दीनानाथ जी ने अपनी धीर गंभीर आवाज़ में मालती को संबोधित करके बोलना शुरू किया, मालती बेटा, हम जानते हैं रमेश की इस ऊँचे बर्ताव की वजह से तुम बहुत दुखी होगी, पर तुम्हारी ही तरह हम सबको बताए बिना न जाने वो क्यों गायब हो गया। पर तुम किसी बात की चिंता मत करो, मुझे और रमा को अपने माता पिता की ही तरह समझो और बेझिझक बताओ ऐसी क्या बात हुई तुम दोनों के बीच जो रमेश आधी रात में ऐसे चला गया। यकीन रखो, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमारे होते हुए तुमको यूं दुख नहीं उठाना पड़ेगा। उनकी ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर एक बार फिर मालती पपक पपक कर रोने लगी। रमा जी ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और पुचकारते हुए उसे शांत होकर सारी बात बताने के लिए कहा। आंसुओं के बीच अगले आधे घंटे में सिसकते हुए मालती ने सारा किस्सा बयान कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद थोड़ी देर तक कमरे में सिर्फ और सिर्फ मालती की सिसकियाँ गूंज आई।
सिसकियां सुनाई दे रही थी। सब लोग हतप्रभ से चुपचाप बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। एक लंबी खामोशी के बाद एक बार फिर से दीनानाथ जी ने अपने धीर गंभीर आवाज़ में बोलना शुरू किया। मालती बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ किया वो बहुत गलत है। जानता हूँ इसमें तुम ना चाहते हुए भी शामिल हो गई हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रमेश का गुस्सा होना जायज़ नहीं है, पर फिर भी क्योंकि अब तुम उसकी ब्याहता पत्नी हो तो चाहूँगा कि वो तुमसे निभाए और तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा भी दे। पर वो ऐसा करेगा या नहीं जानता, और ना ही हम उसे ऐसा करने को बाध्य कर सकते हैं। हाँ, इस परिवार का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम इस घर में बहू के रूप में रहोगी और हम तुम्हें उतना ही प्यार और सम्मान देंगे जितना अपनी बेटी को देते हैं। क्यों, सही है ना रमा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, रमा जी बोली। आखिर मालती हमारे घर की बहू है और किसी और की गलती की सज़ा हम इसे कैसे दे सकते हैं। पहली बार मालती ने चैन की गहरी सांस ली। आखिर उसकी किस्मत से उसे एक प्यार करने वाले माता पिता मिल ही गए। उस दिन देर रात में रमेश घर लौट कर आया। उसकी हालत से साफ जाहिर था कि वो बुरी तरह से नशे में चूर था। दीनानाथ जी, रमा जी और उसकी बहन ने उससे बात करनी चाहिए, पर नशे की हालत में धुत रमेश ने ना तो किसी की बात सुनी, ना ही किसी से सीधे मुँह बात करी। वो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधे लेट गया और कुछ देर में गहरी नींद में सो गया। मालती ने धीरे से उसके जूते उतार कर उसके बिस्तर से बाहर उसके पैरों को बिस्तर के ऊपर करके उसे कंबल उड़ा दिया। उसके बाद वो अलमारी से दूसरा गद्दा निकाल कर कमरे के एक कोने में सिमट कर लेट गई। उसके जहन में रह रह कर पिछली घटनाएं घूम रही थी। शायद किस्मत ने उसे रोने के लिए ही बनाया था। तभी तो बचपन से आज तक उसे केवल ठोकरें और लोगों का तिरस्कार ही नसीब हुआ। पूरी दुनिया में एक शायद माँ ही होती थी जिसने उसे प्यार किया, वरना बाकी सब ने तो उसे कोसने और दुत्कारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने जीवन के बीते सालों और आने वाले समय को सोचकर उसका मन सिहर जाता और आंखों में गंगा जमुना बह निकलती। शायद दादी सही कहती थी, वो है ही बदनसीब, उसे कोई प्यार नहीं कर सकता कभी। उसने सोचा था शायद विवाह के बाद उसकी किस्मत पलट जाए, पर अब तो उसकी रही सही उम्मीद भी चकनाचूर हो चुकी थी। रमेश की नज़रों में वो अपने लिए सिर्फ घृणा और अपमान ही देख पाई थी। उसे लेस मात्र भी गुमान नहीं था कि कभी उसका पति उसे स्नेह की नज़र से देखेगा भी या नहीं। अब उसके नसीब में सिर्फ ठोकरें ही लिखी थी। ये तो उसके सास ससुर की भलमानसाहत थी कि उन्होंने सब कुछ जानने के बाद उसे दोषी नहीं माना और उसे अपनी बहू स्वीकार भी कर लिया। पर क्या रमेश कभी उसे अपनी पत्नी का दर्जा देगा या नहीं? और अगर उसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ उसे घर से निकाल दिया तो क्या होगा? कहाँ जाएगी वो और क्या करेगी? यही सब बातें सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह खिड़की से आती रोशनी और पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों की आवाज़ ने मालती को उठा दिया। सामने बिस्तर खाली पड़ा था। शायद रमेश उसके जागने से पहले ही उठकर जा चुका था। अपनी बेबसी और बेचारगी पर मालती का दिल किया कि फूट फूट कर रो पड़े, पर कब तक उसे समझ आ गया था कि रमेश की नाराज़गी उसे शायद हमेशा हमेशा ही झेलनी पड़ेगी, और वो पत्नी होते हुए भी कभी उसकी पत्नी शायद ही बन पाए। इसी ऊहापोह में उसने अपना बिस्तर समेट कर अलमारी में रखा और फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे रसोई में अपनी सास का हाथ बटाने पहुंच गई। उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा सहारा था कि उसकी सास ससुर ने उसे स्वीकार कर लिया था। कहीं ना कहीं रमेश भी अपने स्वभाव बस या फिर माता पिता की इज्जत के खातिर दुनिया को दिखाने के लिए ही सही शादी का रिश्ता निभा रहा था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मालती ने अपने सरल और मृदु स्वभाव से सास ससुर का स्नेह जीत लिया, साथ ही साथ पूरे घर का जिम्मा भी उठा लिया था। उसके सास ससुर उसके निपुण और गुणी होने की हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा करती। समय के साथ साथ मालती को उन दोनों में अपने माता पिता नजर आने लगे और वो जी जान से उनकी सेवा में जुट गई। रमेश का रवैया उसके प्रति नहीं बदला, अलबत्ता वो तो मानो उसके लिए थी ही नहीं।
वो रोज़ सुबह सुबह ही घर से निकल जाता और फिर देर रात को शराब के नशे में धुत लौटता। उसने घर में तकरीबन सभी से बातचीत करना बिल्कुल सीमित कर दिया था। कोई ज़रूरत होने पर वो केवल अपने माँ बाप से ही बात करना पसंद करता। अव्वल तो वो हर समय शराब पिए रहता, पर किसी दिन नहीं भी पीता तो हमेशा मालती से दूर रहता और कभी उसकी बातों या सवालों का जवाब नहीं देता। जीवन ऐसे ही चलता जा रहा था। मालती ने भी उसकी घृणा के साथ जीना शुरू कर दिया था। हाँ, उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसका पति उसे अपने ब्याहता मानकर स्वीकार कर ली। रमेश अक्सर ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर दूसरे शहरों में भी जाता रहता था। जब वो बाहर कहीं जाता तो मालती पलंग पर ही सो जाती, पर रमेश के सामने वो हमेशा ज़मीन की अपने कोने में बिस्तर लगाती। आज भी रमेश इलाहाबाद काम के सिलसिले में गया हुआ था और कहकर गया था कि वो 1-2 दिन में ही वापस आएगा। सुबह से ही मौसम ठंडा और बारिश वाला हो रहा था। मालती ने शाम का सारा काम निपटाया और सासू माँ के पैर दबाने चली गई। आज उसका सर थोड़ा भारी सा हो रहा था और बदन भी टूट सा रहा था। ज्यों ही उसने रमा जी के पैर दबाने शुरू किए, उन्होंने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, बेटा तेरे हाथ तो काफ़ी गर्म लग रहे हैं, लगता है बुखार है। नहीं माँ जी, बस यूँ थोड़ी थकान सी है, सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मालती बोली। पर रमा जी ने मालती का माथा छूकर कहा, नहीं, तुम्हें सच ही बुखार है। हाथ में दवा देते हुए बोली, इसे खाकर सो जाओ, सुबह अगर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास चलेंगे। मालती उनकी बात मानकर अपने कमरे में आ गई। बुखार की वजह से उसका पूरा बदन टूट रहा था। जल्दी से दवा लेकर वो सो गई। क्योंकि रमेश को तो आना नहीं था, इसलिए वो पलंग पर ही कंबल ओढ़ कर सो गई। दिन भर की थकान और मौसम का असर था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। रात करीब 1 बजे घर की घंटी बजी। उमा जी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने नशे में धुत रमेश खड़ा था। अरे बेटा, तू आज ही लौट आया, क्या हुआ? तू तो रुकने वाले थे 2 दिन, उन्होंने रमेश से पूछा। नहीं माँ, काम आज ही निपट गया, फिर ऑफिस की गाड़ी वापस आ रही थी तो मैं भी आ गया, रमेश बोला। अच्छा, कुछ खाएगा क्या? रमा जी ने पूछा। नहीं, आप जाकर सो जाओ, हम लोग रास्ते में ही होटल पर रुक कर खा लिए थे। मुझे ज़ोर से नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, रमेश बोला और लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसकी पलकें नशे की वजह से बंद हुई जा रही थी। अपने कमरे में आकर उसने जैसे तैसे बाहर के कपड़े उतारे और फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ नशे की अधिकता और कुछ यौवन का उन्माद। उस रात अनजाने में ही रमेश और मालती का प्रथम मिलन हो गया। नशे की गिरफ्त में रमेश न जाने उसे किन किन नामों से पुकारता रहा और मालती उसके लिए। तो ये सब इतना आकस्मिक था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विरोध करे या स्वीकार। अंत में उसने एक बार फिर खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। वैसे भी रमेश ने उसकी सहमति तो मांगी ही नहीं, ना ही अपना अधिकार जताया। बस ये तो महज 2 जिस्मों का मिलन था, जहाँ एक नशे में चोर था और दूसरा केवल मजबूर। हालातों से एक बार मालती को समझ आ गया कि उसका पति न केवल शराबी था, बल्कि साथ ही साथ वो शायद जिस्मों के बाजार का सौदागर भी था। मालती के जिस्म को बेरहमी से झिझोड़ने के बाद रमेश करवट बदल कर नशे की हालत में गहरी नींद सो गया। मालती सारी रात एक ही सवाल से जूझती रही, क्या वो एक पत्नी है या एक शरीर? अगली सुबह एक बार फिर मालती के जगाने से पहले ही रमेश जा चुका था। अगली सुबह धूप खिली हुई थी। ऐसा लगता था मानो रात को कोई तूफान आया ही ना था। मौसम खुला खुला खुशगवार था। पिछली रात की हरकत और रमेश के संसर्ग की वजह से मालती का रोम रोम टूट सा रहा होता। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसी। गलती से ही सही, उसके पति ने उसे उसका अधिकार तो दिया, पर फिर भी ऐसा लगता था जैसे उसने कोई चोरी की हो। वो उठकर नहा धोकर सबसे नजरें चुराती सी रसोई घर में रोज के कार्यों में व्यस्त हो गई। काम करते करते भी उसका ध्यान कल रात पर चला जाता। उसके जीवन में किसी भी पुरुष का ये पहला स्पर्श था। जहाँ तन सुखी था, वहीं मन अभी भी कहीं न कहीं दुखी और आशंकित था। ईश्वर जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है,
क्या रमेश कभी उसको माफ़ करेगा उस गलती के लिए जिसे करते हुए मालती का ज़मीर कभी उसके साथ था ही नहीं। कितनी असहाय थी वो दादी के सामने, अपने पिता के सामने, जिनके लिए उसका अस्तित्व एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और फिर ससुराल, जहाँ उसका पति उससे इसलिए नफरत करता था कि उससे उसका विवाह एक धोखा था। और आज उसके पति ने पहली बार उसे छुआ, पर क्या वो जानता था कि वो उसकी पत्नी है, या फिर आज भी वो उसके लिए उन्हीं बाजारों शरीरों का पर्याय थी जिनको शायद हर रात उसका पति अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए चंद रुपए देकर खरीदता होगा। दिन भर उसके मन में यही सवाल उमड़ते घुमड़ते रहे, जिनका उसके पास ना तो कोई उत्तर था, ना ही कोई इंसान जो उसे उसके उन सवालों के उत्तर ढूंढने में मदद कर पाता। ले देकर कुछ सूखे आंसू थे जो बिना बादल बरसात की तरह कभी भी उसका दामन भिगो जाते थे। एक वही तो थे उसके दुख सुख के साथी, जब कोई पास नहीं होता तो आ जाते उसके गालों पर। जीवन एक बार फिर सामान्य गति से चलने लगा। वो घटना मानो हुई ही नहीं थी। रमेश अब भी उसकी तरफ नज़र उठाकर ना तो देखता, ना ही उससे बात करता। उसके लिए तो वो मानो थी ही नहीं। अब तो मालती ने एक बार फिर से अपनी तकदीर से समझौता कर लिया। मालती का सारा समय घर के काम काज या फिर सास ससुर की सेवा में गुजर रहा था। समय अपनी गति से बढ़ा जा रहा था, पर शायद ईश्वर को भी मालती के जीवन का सुख रास नहीं आया। ज्यों ही लगता सब कुछ सामान्य हो चला है, एक नया तूफान उसको झकझोर कर चला जाता। हर बार वो तूफान में तितर बितर होती, टूटती जाती, बिखर जाती, फिर दोबारा से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती। पर शायद इस बार नहीं, इस बार का तूफान उसे जड़ से उखाड़ने ही आया था। एक दिन दोपहर के समय मालती और रमा जी खाना खाने बैठी तो अचानक मालती को उबकाई आनी शुरू हो गई। वो तुरंत नाली की ओर भागी, जैसे उल्टी सी आ रही हो, पर उल्टी आई नहीं और थोड़ा सर चकराने सा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो वहीं नाली के पास अपना सर पकड़कर कुछ देर तक बैठी रही। कुछ देर बाद जब कुछ सामान्य हुआ तो वो वापस खाना खाने आई। उसे देखकर हैरानी हुई। रमेश उसकी संवेदनशील सास बजाय उससे उसका हाल पूछने के मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर बड़ा अजीब महसूस हुआ। वो सवालिया निगाहों से रमा जी को देखने लगी। उसकी सास अभी भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। माँ जी, आप? उसने पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि रमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे लगता है तेरा पैर भारी हो गया है, पर कैसे, कब? तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुम्हारी और रमेश की कब सुलह हुई? खैर जाने दी, पति पत्नी के बीच की बात है, मुझे क्यों बताने लगी तू? अगर अगर जी अभी भी मिचला रहा है तो थोड़ा आम का अचार मुंह में रख ले, अच्छा लगेगा। ये सब तो ऐसे समय में होता ही है। और आज से अपना ज़्यादा ख्याल रखना, कोई बोझ नहीं उठाना, चिंता मत करना, उदास भी मत रहना। कल रमेश को बोलकर तुझे डॉक्टर के पास ले चलूँगी। रमा जी की खुशी उसके मन में समा ही नहीं रही थी। आने दे रमेश को, आज कान खींचूंगी उसकी। कहते कहते वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई जहाँ दीनानाथ जी आराम कर रहे थे, और झटपट खुशखबरी उन्हें भी सुना दी। मालती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे पूरी सच्चाई उन दोनों को बताए, कैसे समझाए क्या हुआ था, कैसे कहे कि उनका बेटा आज भी उससे उतनी ही नफरत करता है जितनी पहले दिन से की। फिर मन कहता शायद बच्चे के आने से ही उसे रमेश का थोड़ा स्नेह और विश्वास मिल जाए। शायद ये बच्चा ही उसकी किस्मत संवार दे। उसने सुना था हर आने वाला बच्चा अपने साथ अपनी किस्मत लेकर आता है। शायद उसका बच्चा भी अपने साथ साथ अपनी माँ का भाग्य भी चमका दे। आशा और निराशा के बीच झूलती मालती को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर को उसे खुश होना चाहिए या नहीं, दुखी। इस बीच दीनानाथ जी ने आकर उसे बधाई दी और बहुत सी हिदायतें भी। उनकी बाड़ी में एक पिता का स्नेह और एक दादा का प्रेम उमड़ पड़ा था। मालती को इसी बात से बहुत सुकून था कि उसके सास और ससुर उसे अपनी बेटी की तरह ही मान लेते हैं। अब बस इंतजार था उसके पति रमेश का, और एक उम्मीद थी। सारा दिन दीनानाथ जी और रमा जी मालती को समय समय पर सलाह देती, उसका कुशल क्षेम पूछते और तरह तरह की
ताकीद करते नहीं थक रहे थे। दोनों के शरीर में गजब की चुस्ती फुर्ती नजर आ रही थी। दोनों ही इस बात को लेकर अति प्रसन्न थे कि उनकी बंसवेल आगे बढ़ रही है। दोनों लोग बेतासी से रमेश के आने का इंतजार कर रहे थे। मालती का मन आशाओं और निराशाओं के बीच झूल रहा था। कभी मन कहता अच्छा होगा तो कभी मन आशंकित हो उठता, ना जाने रमेश इस समाचार पर क्या प्रतिक्रिया दें। शाम होने को आई थी और 3 जोड़ी निगाहें बड़ी बेताबी से घर के मुख्य द्वार पर टिकी हुई थी। शाम की चाय पीते पीते रमेश जी ने ऐलान कर दिया कि आज का खाना सिर्फ वही बनाएंगी। मालती के ला कहने पर भी उन्होंने उसकी कोई भी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। वो आज बड़े चाव से अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का खाना बनाना चाहती थी। साथ ही बहू पर भी अपने स्नेह की वर्षा करने को आतुर थी। आखिर वर्षों की उनकी चाहत जो पूरी होने वाली थी, उनके घर में उनके पोते या पोती की किलकारियों जो गूंजने वाली थी। सच भी कहा है, मूल से ज़्यादा शोध होता है। ये कहावत आज चरितार्थ होती दिखाई दे रही थी। रमा जी ने बड़े चाव से मटर पनीर की सब्जी, पूरी, रायता और खीर बनाकर रखी। आज वो रमेश का इंतज़ार खाने पर कर रही थी। दीनानाथ जी भी बेसब्री से अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। करीब 9 बजे रमेश आखिर घर वापस लौट आया। रमा जी ने उसके घर में घुसते ही उसका हाथ मुँह धोने के लिए कहा और बोली, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर आओ बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, सब साथ मिलकर खाएंगे। अच्छी बात ये भी थी कि आज रमेश शराब पीकर नहीं आया था। जल्दी ही सब लोग खाने की मेज पर आ जुटे। रमा जी ने बहुत प्यार से सबको खाना परोसा। रमेश शायद किसी बात को लेकर खुश था। उसने मुस्कुराते हुए रमा जी को पूछा, क्या बात है माँ, आज तो तुमने मेरी मनपसंद की सभी चीज़ें बनाई हैं, क्या कोई ख़ास बात है? दीनानाथ जी और रमा जी मुस्कुराने लगे। रमा जी बोली, अरे तुम खाना तो खाओ, कितना समय गुजर गया साथ बैठकर खाना ही नहीं खाया। तेरी शादी के बाद शायद। कहते कहते वो रुक गई। अचानक माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। रमेश भी खाना खाते खाते रुक गया। तब दीनानाथ जी बोले, बेटा तू खाना खा ले, इसके बाद बात करते हैं। आप दोनों मुझसे पहेलियाँ सी क्यों बुझा रहे हो? बताओ बात क्या है? मैं बहुत थक गया हूँ, नींद भी आ रही है। रमेश बोला, अच्छा पहले तू ये खीर तो खा, देख इसमें मैंने तेरे मनपसंद के खूब मेवे भी डाले हैं। रमा जी बोली, नहीं पहले मुझे बताओ ऐसी क्या बात है जो आप दोनों इतने खुश नज़र आ रहे हो? रमेश बोला, अच्छा मैं बताती हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है। रमा जी बोली, ये कौन सी खुशखबरी है? मेहमान कौन आने वाला है? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता, बहू का पैर भारी है, तू बाप बनने वाला है। रमा जी बोली, क्या बकवास कर रही हो माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा और इसका आज तक कोई रिश्ता नहीं है। जरूर ये किसी और के साथ मुँह काला करके आई होगी। रमेश गुस्से से भड़क कर बोला, पता नहीं किसका पाप पेट में ले आई है, मैंने तो आज तक इसको कभी हाथ भी नहीं लगाया, मेरा इससे कोई नाता नहीं है। वो बोला, बता किसका पाप हमारे मत्थे मढ़ रही है? वो लगभग चीखते हुए बोला, जी ये आपका ही बच्चा है। मालती हकलाते हुए बोली, चुप, खबरदार जो अपने पाप की औलाद को हमारे मत्थे मरने की कोशिश भी की। रमेश की आंखों से शोले बरस रहे थे। रमा जी और दीनदयाल जी हतप्रभ उन दोनों की बातें सुन रहे थे। रमेश दांत पीसता हुआ बोला, गलती की जो तुझे आज इस घर में रहने दिया। तुझे तो पहले ही दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। धोखेबाज हो तुम, पहले शादी में धोखा दिया और अब किसी की नाजायज औलाद को इस घर का बच्चा बताकर हमारे मत्थे मरना चाहती हो। खैर, जो तब नहीं किया आज कर दूंगा। तुझे अभी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतना कहते ही वो झपट कर मालती की ओर बढ़ा और उसे झटके से खड़ा करके दरवाजे की ओर घसीट कर ले जाने लगा। दीनानाथ जी, जो अब तक मूर्तिवत सारा माजरा देख रहे थे, जल्दी से खड़े हुए और झपट कर रमेश को रोकने की कोशिश करने लगी। पर रमेश के सर पर तो मानो जुनून चढ़ा हुआ था। उसने दीनानाथ जी को जोर से धक्का देकर मालती को दरवाजे की तरफ घसीटना जारी रखा। अचानक लगे धक्के से दीनानाथ जी संभल ना सके और उनका सर सामने रखी मेज के कोने से टकरा गया
और उनके सिर से खून का फव्वारा फूट गया। वो भरभरा कर जमीन पर धराशायी हो गए। ये देखकर रमा जी चीख कर अपने पति की तरफ बढ़ी। उनकी हृदय विदारक चीख सुनकर रमेश भी चौंक पड़ा और मालती को छोड़कर अपने पिता की तरफ भागा। दीनानाथ जी के सिर से खून का एक परनाला सा बह रहा था। देखते देखते दीनानाथ जी के ऊपर बेहोशी की तारी होने लगी। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, उनके प्राण पखेरु हो गए। उनकी थमकती नब्ज को देखकर रमेश उनके पास ही धम्म से बैठ गया और उसके पास ही रमा जी भी मूर्तिमान होकर बैठी रही। बहुत देर बाद मालती खुद को संभाल कर अपने सास ससुर के पास आई। उसने रमा जी को जैसे ही हाथ लगाया, उनका शरीर भी निस्तेज एक तरफ लुढ़क गया। उस रात तो दो लोग एक साथ अनाथ हो गए। एक बार फिर मालती के सिर से माँ बाप का साया उठ गया और साथ ही साथ उसका घर भी उससे छिन गया। बहुत देर तक दोनों दीनानाथ जी और रमा जी की निष्प्राण देह के पास बैठकर चुपचाप आंसू बहाते रहे। बहुत देर बाद जब मालती की आंखों से आंसू सूख चले तो उसने उठकर अपने स्वर्गीय सास ससुर के पैर छुए और घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। किस्मत की एक नई ठोकर ने आज फिर उसे दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया था। रात के अंधेरे में वो बदहवास सी बढ़ी चली जा रही थी। उसे ना तो अपने तन की फिक्र थी, ना ही इस बात का ज्ञान कि उसे जाना कहाँ है। बस उसके मन में एक ही चिंता थी कि उसके अंदर पल रही नन्ही सी जान का क्या होगा। रात गहन अंधेरी थी और उस पर आसमान में काले काले बादल छाए थे। रह रह कर बिजली कौंध जाती और बादलों की गड़गड़ाहट वातावरण की चुप्पी को भंग कर जाती। मौसम का ये रूप देखकर इंसान तो क्या, जानवर भी दुबक के सो गए थे। पर मालती को तो जैसे होश ही नहीं था। वो चुपचाप किसी मशीन की तरह चली जा रही थी। उसे तो ये तक भी होश नहीं था कि उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। रह रह कर सड़क पर पड़े कंकड़ उसके पैरों में चुभ जाते, पर उसे तो जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। शाम की घटनाओं ने उसके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला था कि उसकी सोचने समझने और महसूस करने की क्षमता मानो ख़त्म सी हो गई थी। वो बस निराकार सी अंधेरी रात में बढ़ती जा रही थी। कहाँ, किधर, क्यों, कैसे, उसे खुद ही नहीं पता था। अचानक आसमान के सब्र का पैमाना भी छलक पड़ा और कब से रुके हुए बादल बरसने लग पड़े। ऐसा लगता था मालती के सूखे आंसुओं की जगह आसमान ने ले ली थी और अब मालती की जगह विधाता स्वयं ही उसकी दास्तान पर आंसू बहा रहा था। रही सही कसर तेज हवाओं ने पूरी कर दी, जो साए साए चलकर प्रकृति के इस विलाप में उनका साथ दे रही थी। फिर भी मालती इन सब से बेखबर बस बढ़ती ही जा रही थी। अचानक रोशनी का एक सैलाब मालती के चेहरे से टकराया और अगले ही क्षण ब्रेक की घिसने, टायरों की घिसावट और एक जोर के झटके ने मालती को छिटका के सड़क पर गिरा दिया। ओह सिट! ये क्या था जो अचानक सामने आ गया? किसी महिला की चीख सुनाई दी। कार कसमसा कर बीच सड़क में रुक गई और ड्राइवर सीट से फुर्ती से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वर्षा और तूफान के शोर में चीखता हुआ बोला, तुम बैठी रहो, मैं देखता हूँ। लगता है कोई जंगली जानवर है। इतनी तेज बारिश तूफान में कुछ ठीक से दिखाई भी तो नहीं दे रहा। सामने सड़क के बीच में मालती बेहोश पड़ी थी। वो व्यक्ति तेजी से बढ़कर मालती के पास आया और झुककर उसकी नब्ज देखी, फिर तेजी से मुड़कर कार की दूसरी तरफ गया, जहाँ पर एक अधेड़ महिला थोड़ा सा शीशा खोलकर बाहर का जायजा लेने की कोशिश कर रही थी। कार के पास पहुंचकर उसने ऊंची आवाज़ में कहा, सुनो राधा, ये कोई महिला है। पता नहीं आधी रात में कहाँ से सामने आ गई। तुम जल्दी से बाहर निकलो। उसकी सांस चल रही है और ज़्यादा चोट भी नहीं लगी है, पर शायद शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। मेरी मदद करो, इसको गाड़ी में डालते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। ओके, मैं आती हूँ, महिला बोली। दोनों ने जल्दी से बेहोश मालती को कार की पिछली सीट पर डाला और फिर कार के ग्लोब बॉक्स में कुछ मरहम पट्टी निकाल कर उसके जख्मों पर बांध दिया। खून बहना बंद हो गया था,
पर शायद एक्सीडेंट के झटके से मालती अभी भी बेहोश थी। दोनों मियाँ बीवी बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। दोनों झट से गाड़ी में बैठे और महिला ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, चलें डॉक्टर विशाल, अब जरा ध्यान से गाड़ी चलाना। वी कांट अफोर्ड अनदर एक्सीडेंट। यस मैडम, डॉक्टर विशाल मुस्कुराते हुए बोले। पर यार, मेरी कोई गलती नहीं थी। एक तो बारिश और तूफान और अंधेरी सड़क। अचानक ही ये महिला मोड़ पर सड़क के बीचों बीच सामने आ गई। ब्रेक लगाते लगाते टकरा ही गई। ओके ओके, केस डिसमिस्ड। अब जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो ताकि इसको इलाज मिल सके, और हमको कुछ सूखे कपड़े और एक गरम गरम कॉफ़ी। देखो, तूफान भी थमने लगा है और मुझे तो भी बहुत ठंड लग रही है। अगले 1 घंटे में डॉक्टर विशाल की कार उनके बड़े से चैरिटेबल हॉस्पिटल की कंपाउंड में दाखिल हो चुकी थी। मालती अभी भी बेहोश थी। दोनों पति पत्नी उसको ड्यूटी डॉक्टर के हवाले करके हॉस्पिटल के पीछे अपने बंगले की ओर चले गए। घर पहुंचकर भी दोनों मालती के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाते रहे, पर कुछ समझ नहीं आया कि इस अंधेरी तूफानी रात में यह अनजान महिला शहर से दूर जंगल में क्या कर रही थी। बहुत देर बात करने के बाद भी जब कुछ समझ न आया तो दोनों धक हार कर सो गए। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे डॉक्टर विशाल और राधा तैयार होकर हॉस्पिटल आ गए। दोनों ही उस अनजान महिला से मिलने को उत्सुक थे। ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, पर फिर भी काफ़ी खून बह जाने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही हैं। और उसी ने उन्हें बताया कि वो महिला गर्भवती भी है। दोनों एक दूसरे को देखकर ईश्वर का शुक्र मनाने लगी कि उस महिला को कोई ज़्यादा या घातक चोट नहीं लगी। डॉक्टर विशाल ने ड्यूटी डॉक्टर से पूछा, क्या उस महिला ने अपना नाम पता बताया? क्या उसके परिवार वालों को खबर कर दी है या नहीं? इस पर ड्यूटी डॉक्टर ने नाम में सर हिला दिया। वो बोली, कमजोरी की वजह से मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की अब तक। वैसे भी उसे अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है। मैंने उसके ब्लड सैंपल लेकर लैब भिजवा दिए हैं टेस्ट के लिए। सोचा आपके सामने ही बात करना ठीक होगा। डॉक्टर, क्या पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? ड्यूटी डॉक्टर ने पूछा। नहीं, पहले हम उससे बात कर लेते हैं, फिर सोचेंगे पुलिस को इन्वॉल्व करना ठीक है या नहीं। विशाल बोला। ठीक है डॉक्टर, राधा बोली। चलो चलकर उससे पूछें। उसके मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। उन्हें ये सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वो गर्भ से है। उनकी अनुभवी निगाहों ने तो रात ही भांप लिया था। मालती को एक प्राइवेट रूम में रखा गया था। बहुत से डॉक्टर्स को कमरे में आता देख वो थोड़ी सकपका कर बैठने की कोशिश करने लगी, पर कमज़ोर बदन ने उसका साथ नहीं दिया। डॉक्टर राधा ने बढ़कर स्नेह से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, नहीं नहीं, अभी तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए तुम लेटी रहो। उनका मधुर मीठा स्वर और मुस्कान देखकर मालती थोड़ा आश्वस्त हुई और आंखें बंद करके लेट गई। डॉक्टर राधा फिर बोली, मुझे बताओ, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जी ठीक लग रहा है, पर सर चकरा रहा है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? डॉक्टर राधा ने पूछा। जी मालती। मालती ने आंखें मूंदी मूंदी ही जवाब दिया। अपने घर का पता, तुम्हारे पति का नाम बताओ, हम उन्हें खबर कर देंगे। वो तुम्हारे लिए परेशान होंगे। डॉक्टर विशाल बोले। मालती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें डबडबाई हुई थी। फिर वो धीरे से बोली, जी मेरा कोई घर नहीं है, ना ही इस दुनिया में मेरा कोई है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मुझे लगता है तुम्हारा ज़रूर अपने पति से झगड़ा हो गया होगा। हमें बताओ, ज़रूर वो तुम्हें लेकर परेशान होंगे। डॉक्टर राधा बोली। जी डॉक्टर साहिबा, आप नहीं समझ पाएंगी। मेरा सच अब इस दुनिया में कहीं कोई नहीं है, कहकर मालती ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गालों पर आंसुओं का सैलाब फिर से बह निकला। डॉक्टर विशाल ने धीरे से अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख कर इशारा किया। उनका इशारा समझकर डॉक्टर राधा मालती के कमरे से बाहर निकल कर आ गई। अन्य डॉक्टर भी उनके पीछे पीछे कमरे से निकल आए। राधा के मन में सवालों के कई बड़ंबर उठ रहे थे, पर शायद अभी उस दुखी महिला को परेशान करना ठीक नहीं रहेगा। वक्त गहरे से गहरा जख्म भी भर देता है।
आज नहीं तो कल मालती का दुख, उसकी तकलीफ ज़रूर कम होगी। उन्हें पूरा यकीन था कि ज़रूर पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव के चलते वो इस अवस्था में घर छोड़कर निकल पड़ी। कुछ ही दिनों में उसे अपना घर, अपने पति की याद आएगी तो वो खुद ही उन्हें अपने पति या परिवार वालों को खबर करने को बोल देगी। हेलो डॉक्टर राधा, कहाँ खो गई तुम? चलो राउंड पे भी तो चलना है। डॉक्टर विशाल की मुस्कुराती हुई आवाज़ ने राधा को उसके विचारों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। वो झेंपती हुई बोली, हाँ हाँ चलो, इधर ही तो जा रहे हैं। हाँ, कदम तो चल रहे हैं, पर देखता हूँ तुम्हारा ध्यान अभी भी मालती में ही अटका हुआ है। डॉक्टर विशाल ने कहा। हाँ, सही कहा आपने। मुझे उसकी आंखों में बहुत दर्द छलकता दिखाई दिया। पता नहीं क्या सहा है उसने। शायद दहेज के लिए परेशान किया होगा या कुछ और, वरना एक शादीशुदा लड़की जिसकी कोख में उसके पति का बच्चा पल रहा हो, यूँ तूफानी रात में सुनसान सड़क पर अकेली क्यों होगी? डॉक्टर राधा ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा। हाँ, शायद बहुत दुख झेला है बेचारी ने। चलो अभी तो अपना काम निपटा ले। अभी तो वो कहीं जा नहीं रही। 4-5 दिन तक हो तो आराम से उससे पूछ लेना। डॉक्टर विशाल बोली। सही कहा। चलो अब थोड़ा काम कर ली। राधा ने अपने कदमों में थोड़ी तेजी भरते हुए कहा। हर रोज़ सुबह शाम डॉक्टर राधा कम से कम एक बार मालती से मिलने जरूर जाती। मालती की हालत में लगातार सुधार आता जा रहा था। अस्पताल की संतुलित व पौष्टिक खुराक ने शीघ्र ही उसकी शारीरिक कमजोरी को भी दूर कर दिया था। अब वो सुबह शाम घूमने भी लग गई थी। अस्पताल में हुए टेस्टों से पता चल रहा था कि उसकी कोख में पल रहा भ्रूण भी बहुत सामान्य रूप से विकसित हो रहा था। करीब 1 हफ्ता हो चुका था मालती को अस्पताल में आए। उसकी और राधा के बीच एक अनकहा सा आत्मीय बंधन पनपने लगा था, पर फिर भी अभी तक उसने राधा को अपने बारे में अधिक कुछ नहीं बताया था। जब भी राधा उससे उसके अतीत या घर वालों के विषय में कुछ पूछती तो वो बस रो पड़ती और कहती, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज मालती को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। वो अपनी कोख के बच्चे को लेकर कहाँ जाए? ससुराल और मायका तो वो पहले ही खो चुकी है। नाते रिश्तेदार भी सिर्फ नाम के थे। कोई भी उसको शायद पनाह ना दे। ऐसे में वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? कैसे गुजर बसर होगा? ऐसे ना जाने कितने सवालों के सांप ने उसे डस रहे थे और उसके उठे हुए फन कुचलने के लिए उसके पास कोई रास्ता, कोई हथियार नहीं था। ऐसे में एक बार फिर राधा उसके लिए एक सहारा, एक संबल बनकर खड़ी हो गई। डॉक्टर राधा ने ही उससे पूछ लिया, अब बताओ मालती, अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्यों न मैं तुम्हारे पति या फिर परिवार वालों को खबर कर दूं, वो तुम्हें आकर ले जाएं। इस बार मालती रोई नहीं, पर उसकी आवाज़ का भारीपन सबको महसूस हो रहा था। डॉक्टर आंटी, अब मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मेरे मायके वालों ने मुझसे उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जिस दिन मेरी शादी हुई, और ससुराल में अब केवल मेरे पति हैं जो मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि उन्हें इस बात से भी इनकार है कि मेरे कोख में पलने वाली संतान उनकी ही है। ये एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ लीजिए, इस संसार में अब मेरी कोख के बच्चे का कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है। तो तुम अब कहाँ जाओगी? मुझे हमेशा लगता था शायद तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई झगड़ा हो गया होगा, जिसकी वजह से तुमने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया, पर ये तो बहुत गंभीर समस्या है। डॉक्टर राधा बोली, तुम ऐसा करो, फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। हमारे बंगलों में एक आउट हाउस है जिसमें कोई रहता नहीं, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देती हूँ वहाँ। पर डॉक्टर आंटी, आपके पहले ही मुझ पर कई एहसान हैं, मैं कैसे उन सबको उतार पाऊँगी? मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूँगी। मालती बोल पड़ी। आंटी कहकर पराया तो मत करो, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। वैसे भी इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, तुम रहोगी घर में, घर संभालने में मेरी मदद ही करोगी और मेरा भी मन लगा रहेगा। मैंने विशाल से भी बात कर ली है इस बारे में, और फिर दिन में तुम हॉस्पिटल में कुछ मदद कर देना, हमको यहाँ भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है।
डॉक्टर राधा ने कहा। जी कहते कहते एक बार फिर मालती की आंखों से गंगा जमुना बह निकली, पर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। ईश्वर ने एक बार फिर 2 फरिश्तों को उसकी मदद के लिए भेज दिया था। धीरे धीरे मालती ने सारा घर संभाल लिया। सुबह डॉक्टर राधा और विशाल के उठने से पहले ही वो पूरे घर की साफ सफाई, नाश्ता इत्यादि तैयार कर देती और जागने से पहले ही गर्मा गर्म चाय लेकर तैयार रहती। कभी कभी डॉक्टर राधा प्यार से झुंझला जाती और कहती, अरे कुछ काम मुझे भी करने के लिए छोड़ दिया करो, तुमने तो जैसे पूरे घर के काम का ठेका ही ले लिया है। मालती बस उनकी बात सुनकर हौले से मुस्कुरा भर देती और कहती, आपने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया और साथ ही रहने और सर छुपाने का सहारा भी दिया, तो बदले में मुझे भी तो कुछ करने का हक है ना। अच्छा अच्छा, जैसा तेरा मन करे वैसा कर, पर हाँ ध्यान रखना, ज़्यादा भारी काम तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर राधा बोली, और ध्यान से अपनी सभी दवाएं लेते रहा करो। देखते देखते 6-7 महीने गुजर गए और मालती के प्रसव का 8वां महीना भी पूरा होने लगा। लगातार देखभाल और जांच से उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही चल रहा था। जैसे जैसे उसके प्रसव का समय करीब आता जा रहा था, डॉक्टर राधा ने उसके घर का काम करने पर रोक लगा दी। नियत समय पर मालती को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये ईश्वर का ही प्रताप था। ये कन्या के नैन नक्श तो माँ पर गए थे, पर उसका रंग अपनी दादी पर था। जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। डॉक्टर राधा और डॉक्टर विशाल तो ऐसे खुश थे मानो उनके घर में ही उनकी पोती ने जन्म लिया हो। डॉक्टर राधा ने नन्ही गुड़िया का नाम परी रख दिया। परी के आने से मालती का तो पूरा जीवन ही बदल गया। अब उसका सारा समय या तो घर की देखभाल में जाता या फिर परी को संभालने में। उसने अपने जीवन के सारे दुखों को समेटकर परी में ही अपनी दुनिया बसा ली थी। डॉक्टर राधा ने धीरे धीरे मालती को हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम सिखाना शुरू कर दिया। उसने कुशल नेतृत्व में मालती शीघ्र ही नर्सिंग के सारे कामों में निपुण हो गई और डॉक्टर राधा की असिस्टेंट के रूप में हॉस्पिटल में काम करने लगी। वक्त पंख लगाकर उड़ता चला जा रहा था। नन्ही परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी मधुर मीठी वाणी और मनमोहक मुस्कान हॉस्पिटल की हर छोटे बड़े कर्मचारी को मंत्र मुक्त कर देती। डॉक्टर राधा डॉक्टर विशाल सहित वो पूरे हॉस्पिटल की चहेती बन गई थी। डॉक्टर राधा के प्यार ने मालती के दिल की सारी गिरें खोल दी थी। उसने अपने जीवन की पूरी कहानी उन्हें सुना दी थी। डॉक्टर विशाल और डॉक्टर राधा ने मालती और परी को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। आज जीवन ज्योति हॉस्पिटल में उत्सव का सा माहौल है। डॉक्टर विशाल और डॉक्टर राधा बेचैनी से हॉस्पिटल के लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर विशाल की चमचमाती कार हॉस्पिटल के प्रांगण में प्रवेश कर गई। दोनों ही तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ चले। ड्राइवर ने उतरकर कार का पिछला दरवाज़ा खोला और पिछली सीट से परी ने उतरकर डॉक्टर राधा को गले लगाया और मुस्कुराती हुई बोली, देखिए बड़ी माँ, आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। हाँ बेटा, हमको तुम पर नाज है, पर ये सब मालती की मेहनत और लगन तपस्या का ही फल है। हाँ बेटा, हमको तुम पर नाज है, पर ये सब मालती की मेहनत लगन और तपस्या का ही फल है, जो आज तुम इतना तरक्की कर पाई हो। और उसे देखो, आज भी काम में ऐसी खोई है कि तेरे आने की भी सुध नहीं है। जा पहले जाकर उससे मिल जिसने तेरी पहचान बनाने के लिए खुद की पहचान ही मिटा दी। आज से तू उसकी पहचान है। जब भी तुझे कोई देखेगा तो कहेगा, ये है डॉक्टर परी, मालती की होनहार बेटी। परी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर हॉस्पिटल में प्रवेश कर गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए।
चलिए मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।